मुझे अच्छे से याद है, शुरुआती दिनों में क्या होता था, फंड ट्रांसफर नहीं होता था जैसे खटाक से आपके अकाउंट में 7 तारीख को पैसा आ जाता है। उन दिनों क्या होता था, कंपनी डिमांड ड्राफ्ट बनवाती थी। जी हाँ, हम डिमांड ड्राफ्ट के जमाने के आदमी हैं। चेक इसलिए नहीं भेजती थी, लोगों को चेक पे यकीन नहीं होता था। डीडी बन के आता था 500 रुपए का भी, तो डीडी बन के आता था, डाक से लेट हो गया, बैंक में डाला, थोड़ा पैसा आने में देर हो गया, तो वो 5-7-10 दिन भी मैनेज करना मुश्किल हो जाते थे, पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि बैंक में इतना पैसा आता है कंपनी से कि वो 2-3 महीने में इतना इकट्ठा हो जाता है, बैंक वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं कि सर इतना पैसा है, इसका ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। और पिछले दिनों मैंने परेशान हो कि यार इतना पैसा आता है, इस पैसे का मैं करूं क्या। मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड की। उस ट्रेनिंग में कौन लोग जाते हैं, उस ट्रेनिंग में वो लोग जाते हैं जिनके पास में बहुत सारा पैसा है और खूब सारा आता है, और वहां पे ये सिखाया जाता है कि उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वरुण मल्होत्रा करके एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट ट्रेनर है, तो उनका मैंने भारी भरकम पैसे देके कोर्स अटेंड किया कि भैया जो पैसा आता है ना, इसको लगाने का तो तरीका होना चाहिए, मैं इससे एनर्जी नहीं लगाना चाहिए, आए और इन्वेस्ट कर दूं तरीके से। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज अगर आपको इस चीज की परेशानी है कि पैसा नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो एक दिन आपको इस चीज की परेशानी होगी कि इतना आ रहा है, इस पैसे का करूं क्या, क्या क्या प्लान करूं मैं इसके लिए। उतना पैसा आएगा, मैं सब कुछ भूल जाता था। मैंने बताया मैं मैरिज एनिवर्सरी भूल गया। मुझे अच्छे से याद है, बच्चों को अपना जन्मदिन बहुत प्रिय रहता है। बच्चे चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके जन्मदिन पर रहें, क्योंकि स्कूल में दूसरे बच्चों के भी जन्मदिन मनते हैं। शुरुआती दिनों में मीटिंग दे दी, अब दे दी तो दे दी, तैयारी हो रही है। आप ये थोड़ा कह सकते हैं बच्चों को कि बेटा मेरी तो नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को ये थोड़ा कह सकते हैं कि जी बच्चे का जन्मदिन आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मीटिंग कैंसिल। तो मीटिंग में तो जाना ही है। तो मैंने बच्चों को बड़े प्यार से क्या समझाता था मैं, जैसे तन्वी का बर्थडे रहता था 15 अक्टूबर का, तो मेरी 13 तारीख को जाना है तो मैं 12 तारीख को इसका जन्मदिन मना देता था। मैंने कहा बेटा हम थोड़ा अलग मनाएंगे, 15 तारीख को देखो तुम्हें एक डिश मिलेगी, छोटा गिफ्ट मिलेगा, 12 को मनाएंगे तो 12 को मैं तुम्हारे लिए 4 गिफ्ट लेके आऊंगा, तो बताओ 12 को मनवाएं या 15 को मनाएं। वो बोलते नहीं पापा 12 को मनाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है 12 को मनाएंगे। तो 12 को उसका जन्मदिन मना के मैं चला जाता था। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो मौके रहते हैं हमारे, वो बहुत सेक्रीफाइस मैंने किए। लेकिन आज स्थिति ये है, सबसे पहले मैं मैरिज एनिवर्सरी की डेट जो है वो बुक करता हूँ, लिखता हूँ उसमें, पूरे साल का कैलेंडर में बुक है। कुछ भी कोई बड़ा इवेंट है, आना जाना कुछ नहीं है, पहले मैरिज एनिवर्सरी। 5 साल सेक्रीफाइस किया है। बच्चों के बर्थडे हैं तो सबसे पहले वो नोट किए जाते हैं, उसके बाद में मीटिंग सेमिनार जो होगा वो बाद में होगा। लेकिन आप ऐसा मत करना, आप अभी 10% के लेवल पे हो और आप ये डायमंड वाला स्टाइल बनाना शुरू कर दो कि पहले तो बच्चों के बर्थडे में कोई मीटिंग नहीं करनी है, शादी से एनिवर्सरी से 3 दिन पहले 3 दिन बाद नहीं करनी है। तो वो अभी मत करना, वो आपने तब करना है जब आप 5 साल मेहनत करके उस लेवल पे पहुंच जाओ। और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ सर। न केवल मात्र देखिए आज से बिजनेस में जो आप डायमंड पर पहुंचेंगे, न केवल मात्र आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा, अपितु बहुत सारे पैसे के साथ साथ में आप एक इस प्रकार की पर्सनैलिटी बन जाएंगे, इस प्रकार के आपके विचार हो जाएंगे कि आपको एक अलग तरह की खुशी महसूस होगी। लोगों के लिए कुछ करने का मन करेगा, सोसाइटी के आप काम आने के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेंगे, आप लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी वजह से अगर किसी को लाभ हो जाए तो आप वो करना चाहेंगे। तो उस प्रकार की एक अलग तरह की सोच, अलग तरह की जो संतुष्टि वाले भाव है ना, फुलफिलमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, इनलाइटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो वाली फील आती है। उसको मैं एंजॉय कर रहा हूं आपसे बात करते करते। अब मुद्दे की बात मैं आपसे करता हूं, और मुद्दे की बात यह है कि एक व्यक्ति वो अगर आरसीएम का डायमंड बनना चाहता है, तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस चाहिए। जी हाँ, 50 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए, एक साल में इकट्ठा करके नहीं, एक महीने का। तो 50 करोड़ का वॉल्यूम आपको लगेगा कि जी 50 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे। तो आप ये मान लीजिए कि 50 करोड़ हो सकता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में 3 डायमंड है और एक स्टार डायमंड है, उन्होंने किया तो आपका भी हो जाएगा। तो हो सकता है। कैसे होगा, मैंने क्या किया 50 करोड़ महीने का धंधा करने के लिए, और ये बिजनेस बहुत आसान है। कॉपी कैट मार्केटिंग की किताब है वर्क हेजेस की, उसमें वो लिखते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको ये करना है, जिस क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं उस क्षेत्र के कामयाब लोगों को देखिए कि वो क्या करते हैं, जैसा वो करते हैं हूबहू आप वैसा कीजिए, उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए। जैसे वो कपड़े पहनते हैं वैसा कपड़ा पहनिए, जैसे वो बोलते हैं वैसा बोलिए, जिन लोगों में उठते बैठते हैं वैसे उठना बैठना शुरू कर दीजिए, जो किताबें पढ़ते हैं वैसी किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। एज इट इज अगर आप उनको कॉपी करेंगे तो कुछ सालों के बाद आप बिल्कुल उनके मुकाम पे पहुंच जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग की तो यही खूबी है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आदमी जितना ज्यादा नकलची होगा ना, जितना ज्यादा नकलची होगा, कॉपी करने में मास्टर होगा, वो उतना जल्दी बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। और कॉपी करने में थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए। कई बार जिस आदमी की आप कॉपी कर रहे होते हैं तो उसकी अगर कुछ एक आध अगर वीकनेस है तो वो भी आप कॉपी कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो राइट,
मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। पहला काम मैंने ये किया कि आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा। तो इसको पॉइंट को मैं दूंगा, पहला पॉइंट बोलूंगा टॉप प्रायोरिटी। आरसीएम बिजनेस में मैं आया, शुरुआत में सीरियस नहीं था, लेकिन जब से मैं सीरियस हुआ, मैंने अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता आरसीएम को बना लिया। मैंने एग्जांपल दिए, बच्चों के बर्थडे के एनिवर्सरी का एग्जांपल दिया। मेरा केबल टीवी का बिजनेस था, केबल टीवी के बिजनेस के प्रति मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गया। उसमें से जो पैसा आता था वो आना बंद हो गया, कंपटीशन हो गया, मतलब संभाला ही नहीं मैंने। विवाह, शादी, रिश्तेदारी सब नाराज हो गए। मैंने फुल्ली फोकस रह के आरसीएम बिजनेस में काम किया। मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में मेरी एक होम मीटिंग भी कैंसिल नहीं हुई आज तक। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा। और आप भी अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए आरसीएम बिजनेस को, फोकस रह के काम कीजिए। मैं लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं जी मुझे 5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं, 7 साल में उनकी बातें नहीं बदली, उनका तरीका नहीं बदला, उनके विचार नहीं बदले, उनका ढंग नहीं बदला, उन्होंने कुछ सीखा नहीं। 7 साल में वो 70 काम करके वापस लौट के आ जाते हैं। 7 साल काम करके वो इलेक्शन आते हैं तो 2 महीने इलेक्शन में गायब हो जाते हैं। फिर पड़ोस में किसी की शादी होती है तो 1 हफ्ते फिर गायब हो जाते हैं और कहते हैं जी कुछ हो नहीं रहा है। आपको फोकस रह के कंसिस्टेंसी के साथ में टॉप प्रायोरिटी पे रख के काम करना पड़ेगा। दूसरा काम जो मैंने किया, वो मैंने आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। प्रोडक्ट हमारे पास में बहुत ज्यादा नहीं थे, सिस्टम समझ में आ गया था। मैंने बिल्कुल 100% एनर्जी आरसीएम बिजनेस पे लगाई। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप काम करते हैं ना तो दूसरे लोग आपको अप्रोच करते हैं। जब उनको मालूम चल जाता है ना यार आरसीएम का बंदा है, इसकी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो वो आपके आएंगे, आपको धीरे से बोलेंगे, पहले तो आपसे बातचीत करेंगे कि आपके बारे में, आपसे मिलना है, आपके बारे में थोड़ा जानना है, प्लान के बारे में। और वो आपके पास आएंगे और चुपके से अपना प्लान दिखाएंगे और आपको बता देंगे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाए, इसमें बहुत कुछ पैसा है, ऐसा है, ये है, वो है, वो सारी चीजें। और हम कहीं ना कहीं उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ही आप उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, आपका जो एनर्जी है, जो 100% लगा हुआ था, वो एनर्जी डाइवर्ट हो गया। अगर 10-20% उनको सुनने में, सोचने में, विचार करने में लग गया तो फिर आउटपुट तो आपका कमाएगा ही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं पढ़ा कि जो वो जो तांगे में जो व्यक्ति घोड़ा जोतता है, तो वो अच्छी स्पीड लाने के लिए घोड़े के दोनों तरफ, दोनों नजरों के साइड में एक ब्लिंकर लगा देता है। तो जब वो ब्लिंकर उसके साइड में लगता है तो घोड़े को कुछ नहीं दिखता है, न उसको घास दिखती है, न घोड़ी दिखती है, उसको सिर्फ मंजिल दिखती है और वो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास में, पहली बात तो ये कि मेरी कमिटमेंट को देख के, मेरे पागलपन को देख के कोई व्यक्ति मेरे पास में आया नहीं कि वो प्लान दिखाने के लिए आए। और एकाध अगर कोई आ भी गया होगा तो मैंने बड़ी निम्रता के साथ में उसको नमस्ते किया। मैंने कहा भाई साहब, आपकी कंपनी मान लिया, बहुत बढ़िया है, आपका प्लान बहुत बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट मतलब जो है ना वो आसमान से आए हैं, इससे बढ़िया कुछ है नहीं, लेकिन मैं आरसीएम बिजनेस को लेकर कमिटेड हूं और मेरा कमिटमेंट है कि मैं जिंदगी भर आरसीएम करूंगा, इस कमिटमेंट के साथ में आया हूं, प्लीज मेरा कमिटमेंट मत तोड़िए। तो आदमी ने फिर मेरे से बातचीत नहीं की। और जब आप थोड़ा सा, आपके मन में कुछ लालच रहेगा, कुछ देख लूंगा, कर लूंगा, चलो सीख लूंगा, चलो एक आईडी तो लगा ही दूंगा, फिर कैसे कामयाबी? हमने सुना है ना, अगर आप 2 नाव में पैर रखेंगे तो डूबना तय है। तो यहां भी आप फोकस रह के काम कीजिए। देखिए आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। डिजिटल युग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्लान भी आपको दिखते हैं, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, आपके पास में आएंगे। लेकिन आप अगर बिल्कुल फोकस्ड हैं, ब्लिंकर्स लगा रखे हैं आपने, कुछ दिखता नहीं है, 100% एनर्जी आप आरसीएम बिजनेस पे लगाएंगे, तो फिर अगर अब तक आपके पास में परिणाम नहीं है तो आप इस प्रकार से काम करके देखिए, आपके पास में चमत्कारिक परिणाम आएंगे। मैं एग्जाम्पल आपके सामने हूं, मैंने ऐसा किया। तीसरा काम मैंने किया, लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहा, हमेशा, ऑलवेज, आज भी हूं। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, इफ यू डोंट हैव ए लर्निंग एटीट्यूड, कोई भी नहीं सिखा सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो नाली में पड़ा हुआ शराबी और एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। वो नजरिया होना चाहिए सीखने का। मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने मीटिंग सेमिनार में जब मैं जाता था ना, आज भी उसको मैं आज भी फॉलो करता हूं। अगर 5 घंटे की मीटिंग है ना तो मैं पानी पीने के लिए नहीं उठा कभी, आगे की सीट पर बैठता था और बस पूरी मीटिंग में नोट्स बनाता रहता था, लिखता रहता था। और मैं देखता था लोग 5 बार उठ जाते थे 5 घंटे में, लोग चाय पी के आते थे, टहलते थे, जैसे पिकनिक मनाने के लिए आए। हमारे जमाने में उतनी ज्यादा ऑडियो वीडियो नहीं रहती थी, आज तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भरमार पड़ी आपके पास में। तो मुझे अच्छे से याद है, एक बार कोई एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाहर में कुछ कैसेट बिक रही थी, एजुकेशनल टेप। एक टेप मैंने वहां से खरीदी और मैं उसको लेके घर पे आया। रात को शायद 2 बजे पहुंचाऊंगा मैं। 2 बजे पहुंचने के बाद घर पे टेप रिकॉर्ड था।
मैंने उस टेप रिकॉर्ड में टेप को लगाया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस टेप को मैंने पूरा सुना, कंप्लीट सुना। सुनने के बाद में सोया, मुझे ये था कि मैंने सीखना इसमें है क्या, वो वाला पागलपन। जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा नहीं था उस समय, मैंने ट्रेनिंग के ऊपर में बहुत खर्च किया। शिव खेड़ा जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसकी शायद 50,000 रुपए के लगभग फीस थी, 4 दिन का एक वर्कशॉप था, वो मैंने अटेंड किया। तो लर्निंग को लेके आप इन्वेस्टमेंट भी उससे कीजिए और सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद। और जब भी आप सीखें, किसी से भी सीखें, उसका एक ही मंत्र है, बिल्कुल अज्ञानी बन के सीखें। आपका रुतबा, आपकी पेन वेन सब साइड में रख के तब सीखने के एटीट्यूड से बैठिए, किसी के भी सामने जवाब बैठे। सुकरात की एक बहुत अच्छी कोटेशन है। सुकरात ने कहा, आपको मालूम है कि सुकरात यूनान के रहने वाले थे, तो सुकरात ने कहा कि मेरे को छोड़ के सारा यूनान, मेरे को छोड़ के सभी यूनानी मूर्ख हैं। क्या कहा? मेरे को छोड़ के सभी यूनानी मूर्ख हैं, क्योंकि केवल मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता, अज्ञानी हैं आप, तभी आप सीख पाएंगे। अदरवाइज तो आपकी ईगो सामने आ जाएगी, आपकी पिन सामने आ जाएगी, आपकी उम्र के स्पेस बाल सामने आ जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस सामने आ जाएगा। सो लर्निंग एटीट्यूड रखिए, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखिए। ये मैंने किया। चौथा काम मैंने क्या किया, मैंने अपने शहर से बाहर जाके बिजनेस किया, आउट ऑफ टाउन जिसे हम लोग बोलते हैं। सतीश पंडित जी ने इसके ऊपर में बहुत शानदार टेप बनाया है, आउट ऑफ टाउन ग्रुप। 2 तरीके से आप आउट ऑफ टाउन जाके काम कर सकते हैं। कई बार ये होगा कि आपकी टीम के लोग कहीं बाहर ज्वाइनिंग करवाएंगे, और जब आपको ज्वाइनिंग मिल जाए तो आप वहां पे जाके काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मालदा टाउन में मैं चाहता नहीं था कि मेरा बिजनेस वहां पे जाए, लेकिन मेरा बिजनेस वहां पे चला गया, तो उस बिजनेस के पीछे पीछे में चला गया। एक तो ये तरीका है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए आप अपने गांव में, अपनी ढानी में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, अपने शहर में बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, आपको बीज बोने पड़ेंगे दूर दूर के एरिया में। और आज हम लोग डिजिटल युग में हैं, बहुत आसान है चीजों को मैनेज करना, हमारे जमाने में तो टफ रहता था। तो आप अपने बिजनेस को थोड़ा बाहर निकालिए। मैंने मालदा टाउन में आज से 20 साल पहले जो पौधा लगाया था, आज उसके कितने सारे फ्रूट्स हैं। मालदा टाउन शहर में अगर मैं स्टार एमराल्ड से ऊपर की बातचीत करूं तो शायद दर्जनों लोग होंगे। तो बीज लगाया था तो उसके फ्रूट हैं सर। कई बार ये होगा कि आपका बिजनेस जा नहीं रहा, जिस एरिया में आप चाह रहे हैं ना लेके जाना, वहां पे कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, तो आप चाह के वहां पे जाइए कि मैंने वहां पे बिजनेस करना। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जानता हूं कि एक व्यक्ति ने ये कोशिश, वो ये चाहता था कि मेरा बिजनेस वहां पे हो, और वो सिंपली क्या गया, वहां पे गया, वहां पे जाकर उसने रूम किराए पे ले लिया और वहां पे रहना स्टार्ट किया, लोगों से मिलना, प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट किया, और वहां उसका बिजनेस खड़ा हो गया। मैं अपना एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मैं मालदा टाउन में मेरा बिजनेस गया, मैं नहीं चाहता था, लेकिन साउथ इंडिया में मैं बिजनेस करना चाहता था, क्योंकि साउथ इंडिया खाली पड़ा था जब मैंने वहां पे बिजनेस करने की शुरू की। तो मुझे कोई लिंक नहीं मिल रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा। तो एक व्यक्ति थे जो हमारे साथ में केबल टीवी का जब हम लोग काम करते थे, वो तो केबल्स और एम्पलीफायर सप्लाई करते थे। तो मुझे मालूम चला कि उनकी ट्रांसफर हैदराबाद में हो गई है। उनका नाम था देवेंद्र अरोड़ा। तो मैंने देवेंद्र से बातचीत की, मैं वहां पे गया, और देवेंद्र का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आज में काम करने में, लेकिन फिर भी मैं वहां पे गया, लगातार जाता रहा, और परिणाम ये रहा, उस समय किटें आती थी, मेरी 20 किट उधार में चली गई, वहां पे एक पैसा वापस नहीं आया, कुछ ज्वाइनिंग आई, और मतलब बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता था कि साउथ में मैंने बिजनेस करना है। और ऐसे करते करते एक कॉन्टैक्ट मिला मुझे गुड़गांव में, एक मीटिंग के बाद एक व्यक्ति मिला, और उसने कहा कि मैं तो बिजनेस आज से नहीं कर सकता। मैंने क्यों नहीं कर सकते? बोले जी मेरी तो ट्रांसफर हो रही है, अभी बेंगलोर जा रहा हूं मैं तो 10 दिन के बाद में। मैंने कहा बेंगलोर जा रहे हैं? बोले हाँ जी बेंगलोर जा रहा हूँ, वहां तो किसी को जानता ही नहीं मैं। मैंने कहा जी बस आपने अपना वहां का लोकल नंबर मुझे दे देना है, बाकी काम मैं करूंगा। तो मेरी इच्छा थी कि वहां पे बिजनेस जाए, और ऊपर वाले की कृपा से, अपलाइन की डायरेक्शन की वजह से आज बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग साउथ इंडिया में कर रहे हैं। तो आप भी सिर्फ अपने घर में रह के बिजनेस करने का एटीट्यूड मत रखिए। आरसीएम बिजनेस पूरे देश में फैला हुआ है, तो आप बिजनेस को बाहर फैलाइएगा, तो उसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं। 5वां काम जो मैंने किया सर, वो किया, मैं हमेशा पॉजिटिव रहा, ऑलवेज पॉजिटिव, हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर स्थिति में पॉजिटिव। ये गुण अगर हमारे अंदर में आ गया ना सर, हम लोग 21वीं सदी के हीरो बन जाएंगे। 2 ही गुण चाहिए 21वीं सदी के लिए, इफ यू वांट टू लीड द सेंचुरी। पहला गुण, लोक व्यवहार में निपुणता, ह्यूमन बिहेवियर के मास्टर होने चाहिए। लोग किस चीज से खुश होते हैं, नाराज होते हैं, वो हो आपका आइडिया। और दूसरा, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना। सुनामी अगर आ गई तो ये देख के नहीं रोना क्या खत्म हो गया, ये देख के खुश रहना कि क्या बच गया। एक्सीडेंट हो गया और एक पैर टूट गया तो रोना नहीं कि एक टूट